तो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं। और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सर ये जी। अच्छा, एस जयशंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद है ना सर, ये फखर भाई, ये सब के सब एक चीज में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। पाकिस्तान श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स में तेल लेने के हैं। अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल ये दुख होता है, अफसोस होता है, क्योंकि मादरे मिल्लत है, दूसरी दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, आप पस्ती की तरफ आपका सफर हो ही नहीं रहा। आप कितना नीचे जाना चाहेंगे, कितना, कहां तक जाए? प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते ही पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया से नया कर्जा लेने तथा पुराने कर्जों के अदायगी को रोक देने के लिए सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं। पाकिस्तानी मीडिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कारण है कि इन 75 सालों में भारत आर्थिक बुलंदियों को छू रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी कर्ज पर जिंदा है। भारत अपने को सुपर पावर का एक हैसियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है। इन्हीं प्रश्नों का हल तलाशती आज की परिचर्चा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं। और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। ये जी। अच्छा, एस जयशंकर साहब, मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर, तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात ये है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं, ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना, शरीफ साहब जो हैं वो गए हैं और जाहिर है वहां से अगर वो तेल या कोई चीज मांगेंगे तो क्या मतलब रह जाएगी इज्जत और क्या उनको रिस्पांस आएगा। तो अपने ख्याल से चाइना और सऊदीया दोनों के साथ क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो अभी है वो टर्म्स को संभाल पाएगी? देखिए, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है आजकल, आपका क्या ख्याल है? इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको नोट नहीं कर रही। खान साहब हर जलसे के अंदर अमेरिका के खिलाफ स्पीचेस देते हैं, हर जलसे में कहते हैं अमेरिका के खिलाफ निकलो बाहर, उनके झंडे जलाओ, ये करो वो करो। क्या ख्याल है आपके? जो इस्लामाबाद में एम्बेसडर बैठे हैं वो सो रहे हैं सारे। आप कहते हैं इज्जत वाले हालात का आपने सी पैक का सारा प्लान जो है IMF के हाथ में पकड़ा दिया था अमेरिकनों को। उस वक्त आपने नहीं सोचा ये बिल्कुल कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, मैं हमेशा ये आरजू कहता था हम डॉलर बेस हमारी पॉलिसी है सारी, हर पॉलिसी के इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए रोको इन चीजों को। और लेट होता जा रहा है। आप श्रीलंका से फ्यू इंचेस अवे हैं। आपके पास में जो फॉरेन रिजर्व पड़े हैं वो बाहर के लोगों के, सऊदी अरेबिया 72 घंटे के अंदर अंदर आपसे पैसे वापस ले सकता है। और आपके पास ना तेल के पैसे हैं ना पेट्रोल के। सऊदी इस वक्त श्रीलंका में 20-20 घंटे लोड शेडिंग है। वहां पे उनके बोर्ड ऑफ एजुकेशन बंद हो चुका है कि उनके पास पेपर नहीं है। उनके वहां पे उनकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हर चीज बंद हो चुकी है। तो आप कितना दूर हैं उस चीजों से? आप बहुत नजदीक। आपके लोग तो पैसे लेके तो इतनी तो औकात है हमारी लीडरशिप की कि ये उसी वक्त को बंदा है तो लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जो है वो, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब जो है इन्होंने हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, जुल्म किया है। एक मासूम लोग जो कि पढ़े लिखे हमारे भाई और कहीं हमारे अनपढ़ भाई, वो सारे इस चीज में समझ गए जैसे इमरान खान साहब उन्हें ट्रू लीडरशिप दे रहे हैं। देखें इमरान खान साहब, देखें वो, आपको पता है जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट के साथ
पावर में आए हैं। सारी दुनिया को पता है, हम तो पहले ये बातें नहीं कर रहे थे, हम तो इमरान खान साहब की इज्जत करते थे तो यार चलो ठीक है यार, हाँ बहुत कुछ था इनके बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ नहीं कहता था इनके बारे में। मैं बड़ा खामोश रहता था, मैं कहता यार निजाम चलना चाहिए, मुल्क चले, मुल्क को नुकसान ना हो। और पता लग गया इन्हें शाही कोई नहीं, इन्हें जो कि पुत्र ही कोई नहीं। ठीक है, आपने जाते जाते एहसान फरामोश है, आपने जाते जाते जनरल बाजवा के ऊपर भी गन फेंका। वो बंदा जिसने आपको पावर में लाने के लिए क्या किया, आपको एक एक रुपया पूरी दुनिया से लेके दिया, आपके लिए पूरा एक सेटअप चलाया उन्होंने, ताकि यार, और वो कौन सा पावर, वो किसी को भी हाथ जिस पर रखते वो वजीर आज़म बन जाता, लेकिन उन्होंने कहा यार ये पॉपुलर चाहे सा पता नहीं किड्डा कुछ चंगा बंदा है, ये पता नहीं की कर देगा, और पता लग गया श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स में तेल लेने के हैं, अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल में इन्होंने जो मस्जिद नबी में किया, मेरा ख्याल में ये आखिरी चीज थी कि इन्होंने जो मेरा ख्याल है इससे आगे एक मुसलमान क्या जा सकता है। एयरपोर्ट पे आप सऊदी अरेबिया पे उतरते हैं विद योर पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट, बल्कि मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन मुझे वो एज ए पाकिस्तानी वो तजलील करते हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लिए उन्होंने बिल्कुल अलकाबाद अलग रखे हुए हैं, मस्कीन, गरीब, इस तरह के अल्फाज आपको कहते हैं, थर्ड क्लास ह्यूमन आपको समझते हैं, और आपने फिर वहीं जाके वो किया है। वो क्या आप इस पे जितना भी अफसोस है, मैं मुस्लिम, मैं समझता हूँ हमारी दुनिया वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। एक मुसलमान के लिए इनको शर्मो हया नहीं है कि इन्होंने वहां जाके भी वो किया है। भाई ठीक है, चोर है, उनको 2 मील बाद। ये सारे सियासतदान जितने भी मौजूद है ना सर, ये फखर भाई, ये सब के सब एक चीज में ये पर्सनली फील कर गए हैं, जैसे अमेरिकन ने इनके साथ किया है, या जैसे नरेंद्र मोदी ने इनके साथ किया है, या जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो इनके साथ किया है। सो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर तो कंप्लीट ब्लंडर था। ठीक है जी। और अभी रियाद की आपने बात की, रियाद में आपको पता है शाम जो इमरान खान साहब है, मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लेके न्यूयॉर्क चले गए, और वहां जाके बैठ के मलेशिया और टर्की के साथ बैठ के ये बातें करते रहे कि आए टीवी खोलते हैं। वहां से ही उन्होंने, मोहम्मद बिन सलमान ने जहाज वापस बुला लिया, वो टोरंटो से उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा इधर आ जा, एडे तुसी वड्डे जो है ना उम्मत मुसलमान के जो लीडर हैं, तुसी थल्ले गलत हो। ठीक है, वहां पे फिर पता नहीं किस तरह करके वापस ही आए। तो ये हमारे लीडरान जो है ना, ये सारे ये अपनी सियासत के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये रियासत के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं, स्टेट को डैमेज करते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, उस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत भारत से अच्छी थी। पाकिस्तान के आर्थिक विकास की दर जीडीपी के हिसाब से भारत से तेज थी, लेकिन कालांतर में भारत ने अपने आर्थिक विकास दर को तेज किया, अपने आर्थिक सुधारों में नई जान फूंकी, और आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसके विपरीत पाकिस्तान ने उसमें सुस्ती दिखाई और वह दूसरे देशों पर अवलंबित हो गया। और इसके पीछे कारण है 1979 में सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया। अफगानिस्तान से सोवियत संघ को निकालने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना, और पाकिस्तान को चुनने के बाद अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने पूरे मुस्लिम दुनिया से गरीब मुसलमान बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें अपने मदरसों में ट्रेनिंग दिया, और फिर उन्हें हथियार पकड़ाकर सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में जिहादियों के नाम पर पाकिस्तान ने उन्हें दाखिल कर दिया। और इसके बदले अमेरिका से पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद मिलने लगी। यानी एक तरह से कहिए कि सोवियत संघ और अमेरिका उस समय 2 सुपर पावर थे। अमेरिका की लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा था, अमेरिका का फ्रंटमैन बना हुआ था, और लोग मारे जा रहे थे, गरीब मुस्लिम जिहादी बच्चे। 10 साल बाद सोवियत संघ 1989 में अफगानिस्तान से चला गया, लेकिन जो नर्सरी बन गई थी, जो पाठशाला बन गई थी जिसमें जिहादियों को पाकिस्तान में पैदा किया जा रहा था, वह नर्सरी ज्यों की त्यों वर्तमान रही। और वही नर्सरी बाद में तालिबानी बन गए, और फिर वही तालिबानी अमेरिका से भी लड़ना शुरू कर दिए, और उस समय भी पाकिस्तान अमेरिका के साथ हो गया, और अमेरिका उसके बदले भी उन्हें आर्थिक मदद देता रहा। लेकिन पाकिस्तान को यह घाटा हुआ कि चूंकि अमेरिका से भरपूर आर्थिक मदद मिल रहा था, यूरोपियन यूनियन के देश भी अमेरिका के सहयोगी देश है, वह भी पाकिस्तान को मदद दे रहे थे, तो पाकिस्तान में जो अपना अंदरूनी कल कारखाना, अपना अंदरूनी उद्योग धंधा था, वह चौपट हो गया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने तालिबानियों से सुलह कर लिया, और अमेरिका वहाँ से वापस चला गया।
अब पाकिस्तान के मदद की अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी तो आर्थिक मदद बंद हो गया, और आर्थिक मदद बंद हो गया तो फिर पाकिस्तान के सामने अंधेरा हो गया, क्योंकि उसके पास विकास करने के लिए कोई साधन नहीं थे। अपने पैर पर खड़ा होने के लिए पाकिस्तान ने कोशिश नहीं किया, और यही कारण था कि पाकिस्तान आज पिछड़ गया है। और इसके अलावे भी जो जिहादी बच गए थे, जो तालिबानी नहीं बन पाए, पाकिस्तान में ही रह गए, वे जिहादी अब भारत में आने लगे, और इसके कारण भारत ने ऐसा पाकिस्तान को चंगुल में फंसाया कि भारत FATF में फंस गया। और वही देश FATF में फंसता है जो आतंकियों को संरक्षण और समर्थन देता है। इस FATF में फंसने के कारण पाकिस्तान में बाहर से निवेश आना बंद हो गया, और आज स्थिति यह है कि अगर कर्ज न मिले तो पाकिस्तान जिंदा ही न रहे। दूसरी तरफ भारत ने IMF के पास भारत को भी एक बार कर्जा लेने जाना पड़ा, और बड़ी बेइज्जती हुई क्योंकि IMF भारत के बातों पर विश्वास नहीं किया। कहा कि वह कर्जा तभी देगा जब भारत सोना गिरवी रखे। 1990 में भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अल्पमत वाली सरकार थी, लेकिन उसके बाद एक बार ही भारत IMF के पास गया, और उसके बाद भारत ने अपने आर्थिक सुधारों में वह तेजी दिखाया कि आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत आज सबसे आंख से आंख मिलाकर बातें करने की स्थिति में है। और जो वर्ल्ड बैंक ने भारत के बारे में फोरकास्ट जारी किया है कि भारत की विकास दर 2022 में 7.3% रहेगी, जो चीन और अमेरिका जो विश्व की दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था है, उससे ज़्यादा यानी दुगुना से ज़्यादा भारत की विकास दर है। और कहा जा रहा है कि अगर यही विकास दर 2030 तक जारी रहा तो अभी भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $3 ट्रिलियन के आसपास है, वह 2030 तक $5 ट्रिलियन हो जाएगा। यानी भारत तीसरे नंबर पर 2030 तक आने की स्थिति में होगा। 2023 के लिए भी बड़े अच्छे फोरकास्ट भारत के लिए आ रहे हैं। तो भारत जो आर्थिक विकास कर रहा है, इसके कारण भारत का हैसियत बढ़ा है, और कूटनीति का भी कमाल इसमें हुआ है। और मोदी जयशंकर की जोड़ी, जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया, दुनिया में तो चर्चा हो रही है, हमारे विरोधी देश पाकिस्तान में भी यह चर्चा हो रही है कि मोदी और जयशंकर की जोड़ी ने आर्थिक विकास के साथ साथ कूटनीतिक रंगमंच पर भी अपना दबदबा कायम कर रखा है, जिसके कारण बाहर के देशों का भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है। भारत पर दुनिया के देशों का भरोसा बढ़ा है, और भारत आज को दुनिया मान रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।